Dear children, today we are going to read chapter 4 in history, forest society and colonialism. In this chapter, basically you will come to know about the growth of industries and the urban centers, ships and railways. You will also come to know about the new demand on the forest for its timber and other products. The chapter will take you to the forest deep into its learning, and you will come across some new rules of the use of the forest, the new ways of organizing the forest, then what are the controls that the colonialism has given birth to, how these forest areas were mapped, how were the trees classified, and the plantations got developed. This chapter will give you basically a complete idea of the history of such developments in India and Indonesia. So the first question that arises in this chapter is why deforestation? Deforestation का अर्थ है disappearance of forest, and ये कोई आज का problem नहीं है. It began many centuries ago, but it was that time under the control of colonial rules. धीरे धीरे ये ज़्यादा सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव होता चला गया. लैंड को इम्प्रूव करने की आवश्यकता हुई ओवर द सेंचुरीज. जैसे जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ और डिमांड फूड की बढ़ती चली गई, पेजेंट्स ने फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू किया और नए लैंड की उत्पत्ति होनी शुरू हुई एग्रीकल्चर के उद्देश्य से. British encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton जैसे प्रोडक्ट्स जो है उन्हें अंग्रेज़ों ने इनकरेज करना शुरू किया क्योंकि उनसे उनकी रेवेन्यू बनती थी. 19th सेंचुरी में ऐसे क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती चली गई और जो कॉलोनियल स्टेट था उन्होंने ये सोचा कि अगर फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव ही रखा जाए तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं. सो 1880 से 1920 के बीच जो कल्टिवेटेड एरियाज़ थे और जो कल्टिवेशन के लिए लैंड की ज़रूरत थी उसकी एक्सपेंशन की गई, एंड इट वाज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ प्रोग्रेस. अब वी फाइंड आउट इन इंग्लैंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट जो थे वो धीरे धीरे कट करके गायब होने लगे. तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये ओक ट्री को काट कर कहाँ ले जाया जा रहा है. बेसिकली उनका इस्तेमाल ट्रैक को बनाने में होने लगा, रेलवे ट्रैक्स को. सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड रेलवेज स्प्रेड फ्रॉम द 1850s. रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड क्योंकि एक जगह से मूवमेंट दूसरी जगह मूवमेंट जो होती थी उस इंपीरियल ट्रूप्स की, उसके लिए ट्रैक्स की आवश्यकता थी. सो फ्रॉम 1860 ऑनवर्ड्स द रेलवे नेटवर्क रैपिडली एक्सपैंड किया गया. तो ट्रीज़ को काटना शुरू हुआ रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए इंडिया में खास करके, और गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू किए इंडिविजुअल्स को कि भाई आप रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में हमें ये ओक ट्री की ज़रूरत है, उसके टिम्बर की ज़रूरत है, तो आप सप्लाई करो. इस प्रकार ओक की फॉरेस्ट रेलवे ट्रैक के बनने के उद्देश्य से गायब होता चला गया. लेकिन प्लांटेशन की भी तो आवश्यकता पड़ती है. फॉरेस्ट को अगर एक तरफ से आप काटते जाएं और दूसरी तरफ से आपने उनका प्लांटेशन नहीं करा तो मुख्य रूप से एक दिन हम फॉरेस्ट को लुप्त होते हुए देख लेंगे. लार्ज एरियाज ऑफ जो नेचुरल फॉरेस्ट हुआ करते थे उनको क्लियर किया गया उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें टी, कॉफ़ी और रबर जैसे प्लांटेशंस करने थे. यूरोप की जो ग्रोइंग नीड थी ऐसे कमोडिटीज़ की, उसका प्लांटेशन इंडिया में किया जाने लगा. तो कॉलोनियल इंडिया में फॉरेस्ट को टेक ओवर कर दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा और वास्ट एरियाज़ को यूरोपियन प्लांटर को चीप रेट्स में दे दिए गए. अब यूरोपियंस यहाँ आकर टी और कॉफ़ी की उपज करते थे जिस डिमांड के आधार पर इंग्लैंड में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था. इस तरह से कमर्शियल फॉरेस्ट्री की उत्पत्ति होती है. ब्रिटिश वर वरीड इस बात को लेकर के कि अगर ट्रीज़ का ट्रेडर्स के द्वारा रेकलेस यूज़ किया जाए और
लोकल पीपल के द्वारा फॉरेस्ट को यूज़ किया जाए तो ये एक दिन ऐसा होगा कि फॉरेस्ट पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डीट्रिच ब्रांडिस ने थे एक जर्मन एक्सपर्ट उस वक्त, उन्होंने वो जब पहले फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनकर आए फॉरेस्ट इन इंडिया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है जिससे कि फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सके और लोगों की नीड को भी बेसिकली पूरा किया जा सके। उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ कि अगर लोगों को ट्रेन किया जाए साइंस ऑफ कंजर्वेशन में तो शायद फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, बट इट नीडेड लीगल सैंक्शन। सो इन 1864 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में। अब इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट जो थे जिनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज थे उनको कट कर दिया गया। इन 1906 में फॉरेस्ट एक्ट को एनैक्ट किया गया, निकाला गया, जिसे अमेंड किया गया 2 बार, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927। अब ये जो एक्ट ऑफ 1878 था ये इन्होंने बेसिकली फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जो पहला कैटेगरी था वो रिजर्व्ड एरिया कहलाता था, दूसरा था जो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता था, और तीसरा जो विलेज फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। सो द बेस्ट फॉरेस्ट वेर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के कट जाने से लोगों के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। सो हाउ वेर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड विद दिस। विलेजर्स जो थे वो फॉरेस्ट चाहते थे विथ स्पेसीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ताकि वो उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। लाइक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, फॉडर की ज़रूरत पड़ती थी, पत्तों की ज़रूरत पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी वो चाहते थे वैसे ट्रीज़ हों लाइक टीक और साल जो सूटेबल हो शिप को बनाने में, रेलवे ट्रैक को बनाने में। तो रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स जो बहुत सारी चीज़ों के उपयोग में जाते थे, उन फॉरेस्ट में उन तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं बनने लगी। सो इन द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज अवेलेबल, जैसे कि हर्ब्स हुए, योक्स हैं, प्लॉज हैं, बैम्बूज हैं। लेकिन जैसे आप देख लें कि महुआ के पेड़ से जो फ्रूट निकलता है उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग एंड लाइटिंग द लैम्प्स। उस प्रकार द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। सो पीपल वर फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से लकड़ियाँ चोरी होने लगी। अब फॉरेस्ट गार्ड को अपॉइंट किया जाने लगा। उनका काम था कि वो उनकी सुरक्षा करें, लेकिन दे यूज टू टेक ब्राइब्स इफ दे गॉट कॉट। पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स लोगों को हैरेस करने लगे बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। तो इस तरह से फॉरेस्ट रूल्स को इफेक्ट में लाया गया। अब फॉरेस्ट रूल्स जब आए तो इसका एक प्रतिकूल प्रभाव कल्टीवेशन पर भी पड़ता है। प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और स्वीडन एग्रीकल्चर। यह एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था जो एशिया के कई पार्ट्स में इसका उपयोग किया जाता था। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी यह ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस की जाती थी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हुआ करते थे उन्हें कट करके बर्न कर दिया जाता था रोटेशन पर, और आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स उसमें सीड्स सो कर दिए जाते थे उनके एशेज में, और फिर उसमें से जो क्रॉप निकल कर खड़ा होता था उसे हार्वेस्ट करके अक्टूबर नवंबर में उसका इस्तेमाल किया जाता था। सो फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड एंड देन लेफ्ट फॉर 12 to 18 ईयर्स। तो ऐसे प्लॉट्स पर एक मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स की उत्पत्ति की जाती थी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फॉरेस्टर्स दिस प्रैक्टिस इज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के कल्टीवेशन से बहुत ही डिफ़िकल्टी पैदा होने लगी। स्पेशली गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने में मदद नहीं मिलती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। फिर रूल बना कौन ऐसे लोग थे जो हंट कर सकते हैं। तो पीपल हु लिव्ड नियर फॉरेस्ट सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, पैट्रिजेस एंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो ये जो प्रैक्टिस था इसको प्रोहिबिट कर दिया गया फॉरेस्ट लॉ के तहत, और जो लोग पकड़े जाते थे हंटिंग करते हुए उन्हें पनिश भी किया जाता था पोचिंग के लिए।
इंडिया में हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स जो थे ये पार्ट ऑफ कल्चर था। नोबिलिटी जो इंडिया में सरवाइव कर रही थी, कोर्ट के जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, सदियों से बाघ को मारकर अपनी बहादुरी को प्रदर्शित किया करते थे। सो द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज हो गई कॉलोनियल रूल के तहत, जैसे कि वेरियस स्पेसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लग गए, रिवार्ड्स दिए जाने लगे फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो सम एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर रिजर्व फॉर हंटिंग। इस प्रकार कौन कौन हंट करते थे ये रूल भी डिफाइन किया गया। न्यू ट्रेड्स डेवलपमेंट हुई, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स आया, न्यू सर्विसेज सामने उठ करके आती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हुई ट्रेड में। भारतवर्ष में फॉरेस्ट ट्रेड वाज नॉट वेरी न्यू, ये तो एग्जिस्ट कर रहा था मिडाइवल पीरियड से, जब आदिवासी कम्युनिटीज़ ट्रेड किया करते थे एलिफेंट्स के साथ और अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क कोकून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स, रेजिन्स, ये सब कुछ जो है नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक बंजारास के द्वारा ये ट्रेड किया जाता था। लेकिन ट्रेड कम्प्लीटली रेगुलेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, जो लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थे वो उभर कर सामने आ गए और उन्हें सोल राइट मिल गया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो काम की थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, इसलिए फॉरेस्ट में रेबेलियन शुरू हो गया। तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रेबेल कर दिए उन्होंने कि ये जो चेंजेस लाए गए हैं और जो उन पर इम्पोज किया गया है ये उनके लिए बहुत हानिकारक था। तो सम ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स आर द सिद्धू एंड कानू इन संथाल परगना, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर और अलूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। इतना ही नहीं, बस्तर एक ऐसा इलाका है जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर और उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर को शेयर करती है। तो बस्तर एक सेंट्रल पार्ट था जो एक प्लेटू है, एंड टू द नॉर्थ इज़ द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ इज़ द गोदावरी प्लेन। तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं बस्तर में, जैसे कि मारिया कम्युनिटी हुई, मूरिया गोंड हुए, धुरवाज हुए, भत्राज एंड हलवाज हुए, ये लोग जो थे पीपल ऑफ बस्तर, they believed that each village was given its land by the earth and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. तो लोकल विलेजर्स ने जिन्होंने इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बाउंड्रीज के अंदर काफ़ी सालों से देख रेख जिसका किया था और जो एक स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी दिया करते थे दंड के तौर पर या मैन इन एक्सचेंज इफ दे वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, ये जो परंपरा थी इसके अगेंस्ट रेबेल शुरू हो गया। तो अब लोगों का भय क्या था? इन 1905 कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज करता है रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल रोक लगा दी। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो फ्रीली काम किया करते थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनके साथ मिलकर के फॉरेस्ट विलेजर्स के तौर पर काम किया करते थे, वो लॉन्ग सफरिंग थी उनके लिए, ये इंक्रीज लैंड रेंट्स की वजह से और फ्रीक्वेंट डिमांड्स ऑफ लेबर एंड गुड्स की वजह से। तो जो पीपल वहाँ रह रहे थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग दीज इश्यूज इन देयर विलेज काउंसिल। बाजार में इसकी बात होने लगी, फेस्टिवल में इसकी बात होने लगे और तब दुर्वाज ऑफ द कांगर फॉरेस्ट थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया वह रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। बाजार को लूट कर लिया गया, हाउस ऑफिशियल्स के और ट्रेडर्स के बंद कर दिए गए, स्कूल्स और पुलिस स्टेशंस को जला दिए गए, रॉब किया गया, ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ब्रिटिश ट्रूप्स वर सेंट टू सप्रेस द रिबेलियन। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वो सेम प्रैक्टिस it kept people out of the forest and reserving them for industrial use continued। इस प्रकार बहुत सारी दुविधाएं खड़ी हुई फॉरेस्ट को लेकर के। तो हम चलिए अब देखते हैं कि फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जावा में क्या होता है, इंडोनेशिया में क्या होता है। जावा बेसिकली एक फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया का, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब यहाँ पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे। जावा में डच ने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट मैनेजमेंट। The villagers existed in the fertile plains and
there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. So woodcutters of Java थे, उनका इनके प्रति एक रोष था, गुस्सा था. तो the Kalangs of Java were skilled forest cutters and shifting cultivators. वो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं टीक को हार्वेस्ट करने में, और स्पेशली फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेस. तो जब डच ने कंट्रोल गेन करना शुरू किया इस फॉरेस्ट पर 18th सेंचुरी में, तो इन्होंने क्या कोशिश की कि कलंग को उनके अंदर रखकर काम करवाया जाए. 1770 में कलंग इसको रेसिस्ट कर गए. इन्होंने अटैक किया एक डच फोर्ट को जोआना में, और अपराइजिंग वहाँ पर से शुरुआत होती है, लेकिन उसे सप्रेस कर दिया गया. डच ने एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थ्योरी को अडॉप्ट किया 19th सेंचुरी में. उन्होंने इनैक्ट किया एक फॉरेस्ट लॉ जावा में, जिसके अनुसार विलेजर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया फॉर देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट. वुड could only be cut for making river boats or constructing houses. जो वहाँ के बासिंदे थे, विलेजर्स थे, they were punished for grazing cattle over there. और अगर वो ट्रांसपोर्ट करते थे वुड को विदाउट ए परमिट, या ट्रैवल करते थे फॉरेस्ट रोड से विथ अ हॉर्स और अ कार्ट्स और अ कैटल, तो उन्हें पनिश किया जाता था. तो पहले तो डच इम्पोज रेंट्स ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, एंड देन ग्रेजुअली दे एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंट्स ऑल्सो if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. इसको हम कहते थे ब्लैंडोंगिस्टन सिस्टम. अब बड़ा सा चैलेंज था इसके साथ, इसको हम सैमिन्स चैलेंज के नाम से जानते हैं. ये सुरोंचको सैमिन ऑफ रैंडुब्लैतुंग विलेज, टीक फॉरेस्ट विलेज, ने क्वेश्चन किया स्टेट ओनरशिप को लेकर के, और आर्ग्यू किया कि भाई द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट ऑल्सो. तो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप करती है वहाँ पर. सम ऑफ द सैमिनिस्ट जो थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट, while others refused to pay taxes or fines or perform the labor. इस प्रकार एक वॉर सा माहौल उत्पन्न हो गया था. इसी बीच हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सूत्रपात होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट हमारे फॉरेस्ट लाइफ पर भी हुआ. जावा में डच फॉलो करते हैं एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को. इसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉइंग द सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट टीक लॉग्स. After the First World and Second World War, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. तो एक नई डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री में उभर कर आती है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल. सो कई जगहों पर अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम मिजोरम टू केरला, dense forests have survived only because villagers, protected them in sacred groves known as sarnas, देवराकुडू, कान, राई एक्सेट्रा. इस प्रकार हमने देखा कि एक फॉरेस्ट लाइफ का किस प्रकार से हिस्ट्री में महत्व है. होप दिस ऑडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर प्रिसाइजली. स्टे ट्यून्ड with our audios further on YouTube with DNA Education.